नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कल हमने मंजली दीदी का भाग 2 सुना था, जिसमें हमने कहानी के अंत में ये सुना कि कादम्बिनी ने किस तरह एक समय का अपना खर्चा बचा लिया था और उसके लिए पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो आज हम मंजली दीदी का भाग 3 सुनने वाले हैं। सुनने से पहले आप सबको मैं इसमें उपयुक्त कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे मछली के मूंड का मतलब है मछली का मूड़ा यानी मछली का सर। तरकारी का मतलब है यहाँ पे सब्जी। सौंदेश एक बंगाली स्वीट डिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका भाग 3। संध्या के समय कादम्बिनी ने पूछा, क्यों रे किशन, वहाँ क्या खा आया? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सर झुकाकर कहा, पूड़ी। काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मूड़े की तरकारी, सौंदेश और रसगुल्ला। अरे मैं पूछती हूँ कि मंजली बहू ने मछली की मूड़ा किसके थाली में परोसा था? सहसा ये प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा लाल पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी से बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किशन की भी अभी वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बिनी ने पूछा, तेरी ही थाली में परोसा था ना? इस पे कादम्बिनी जोर से कहती है, अजी सुनते हो? नवीन ने संक्षेप में केवल करके फिर तंबाकू का कश खींचा। कादम्बिनी गर्म होकर कहने लगी, यह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देख लो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पांचू गोपाल को मछली का मूड़ा कितना अच्छा लगता है? तब उसने क्या समझकर वह मूड़ा उसकी थाली में परोस दिया, और वह भी उसने बेकार बर्बाद कर दिया। अरे हाँ रे किशन, संदेश और रसगुल्ले तो तूने पेट भर के खाए ना। कभी 7 जन्म में भी तूने ऐसी चीज़ें देखी ना होंगी। इसके बाद फिर पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात गनीमत हो, उसे पूड़ी और सौंदेश खिलाकर क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे कहे देती हूँ कि मंजली बहू अगर किशन को बिगाड़ सकेगी तो इसमें उसका ही हाथ होगा। मुझे कुछ ना कहना। लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने पर ही विश्वास नहीं था, बल्कि उसे इस बात का सोला आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुस हूँ, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसलिए उसने तभी से अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नज़रें बिछा दी। दूसरे ही दिन 2 नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन नवीन के धान और चावल वाली आड़त में काम करने लगा। वहाँ वह चावल आदि तौलता, बेचता, 4-5 कोस को चक्कर लगाकर गांव से नमूने ले आता, और जब दोपहर को नवीन भोजन करने आते तब दुकान देखता। 2 दिन बाद की बात है। नवीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त करके लौटकर दुकान पर गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब में नहाकर लौटा तो उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर की भूख लग रही थी कि आवश्यक होता तो शायद वह बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन के जगाने का वह साहस नहीं कर पाया। वह रसोई के बाहर वाले बरामदे में एक कोने में चुपचाप बैठा बहन के जागने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। वह आवाज़ उसके कानों में बड़ी भली लगी। उसने सर उठाकर देखा, मंजली दीदी अपने दूसरे मंजिल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी है। किशन ने एक बार देखा और फिर सर झुका लिया। थोड़ी देर में हिमांगनी नीचे उतर आई और उसने सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, कई दिन से दिखाई नहीं दिया किशन, यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? एक तो भूख में वैसे ही आंखें छलक उठती हैं, उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज़, उसकी आंखों में आंसू मचल उठे। वह सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका। मंजली चाची को सभी बच्चे बहुत प्यार करते थे। उसकी आवाज़ सुनकर कादम्बिनी की छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई घर में तुम्हारे लिए भात ढका हुआ रखा है, जाकर खा लो। माँ तो खा पी कर सो गई हैं। हिमांगनी चकित होकर कहा, किशन ने अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पी कर सो गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सर झुकाए बैठा रहा।
टुन्नी ने उसकी ओर से उत्तर दिया, मामा को तो रोज़ाना ही इतना देर हो जाता है। जब बाबूजी खा पी कर दुकान पर पहुंच जाते हैं तभी ये खाना खाने आते हैं। हिमांगनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे यह आशा तो कभी नहीं थी कि उसे खाली बिठाकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी इस ढलती हुई बेला को देखकर और भूख प्यास से बेचैन बालक के मुंह को निहार कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने घर चली गई और कोई 2 ही मिनट के बाद हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आई। लेकिन रसोई घर में पहुंचते ही वह कांप उठी और फिर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा सूखा और ढेले जैसा बना हुआ भात था। एक और थोड़ी सी दाल थी और पास ही तरकारी जैसी चीज़। दूध पाकर उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा। हिमांगनी दरवाजे से बाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त करके किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला गया तब उसने झांक कर देखा, थाली में भात का एक दाना भी नहीं बचा है। भूख के मारे वह सारा भात खा गया। हिमांगनी का लड़का भी लगभग इसी उम्र का था। वह सोचने लगी कि अगर कहीं मैं ना रहूं और मेरे लड़की की यह दशा हो तो। इस कल्पना मात्र से ही रुलाई की एक लहर उसके अंदर से उठी और गले तक आकर फैनिल हो उठी। उस रुलाई को दबाए हुए वह अपने घर चली गई। तो आज का भाग 3 मंजली दीदी का यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप मेरी कहानी को ऐसे ही सुनते रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नई कहानी अपलोड करूं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।